नमस्कार। आज हमारे पास भारतीय शिक्षा संरचना और सुधार पर कुछ दिलचस्प नोट्स हैं और हम इन्हीं के जरिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था की दुनिया को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबको मतलब किसी न किसी तरह छूता ही है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये जो नोट्स हमें मिले हैं इनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारत की शिक्षा प्रणाली दिखती कैसी है, इसकी खास बातें क्या हैं, हाल फिलहाल में इसमें क्या बदलाव लाने की कोशिश हुई है और कौन सी बड़ी रुकावटें अभी भी रास्ते में हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो इन नोट से उभर कर आती है वो है इसका विशाल आकार। मतलब बहुत ही बड़ा सिस्टम है। हम दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक की बात कर रहे हैं। मोटे तौर पर इसे ऐसे बांटा गया है, प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 8, फिर सेकेंडरी कक्षा 9 से 12 और फिर हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? सीधा तो बिल्कुल नहीं है। इसका आकार ही इसे काफी पेचीदा बना देता है। लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं जो इस पूरे सिस्टम को आप कह सकती हैं बांधती हैं। एक तो है हमारा संविधान अनुच्छेद 21A, जिसे हम शिक्षा का अधिकार कानून या RTE एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं। वो कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं है, ये एक कानूनी हक है। और ये बात बहुत मायने रखती है। अच्छा, कानूनी हक, ये जरूरी बात है। जी हाँ। और दूसरी अहम बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है केंद्र और राज्य सरकार की साझा जिम्मेदारी। शिक्षा जो है वो संविधान की समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में है। इसका मतलब हुआ कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्यों की सरकारें दोनों ही इस पर नियम बना सकती हैं और इसे चला सकती हैं। अच्छा, ये साझा जिम्मेदारी वाली बात दिलचस्प है। सुनने में तो अच्छा लगता है कि भाई केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, लेकिन क्या नोट्स में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि असलियत में ये कितना पेचीदा हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छी नीतियां भी इसी तालमेल बिठाने के चक्कर में अटक जाती हों? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और नोट्स इस तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, साझा जिम्मेदारी का मतलब है लगातार बातचीत, तालमेल और हाँ, कभी-कभी मतभेद भी। नोट्स में ऐसे संकेत हैं कि कई बार प्रायोरिटी को लेकर या फिर पैसा कौन और कैसे खर्च करेगा, इसे लेकर केंद्र और राज्यों में खींचतान होती है और इससे क्या होता है कि जमीन पर काम की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। ये इस सिस्टम की एक आपके लीजिए अंदरूनी चुनौती है। समझ गया। यान कहते हैं वो भी इसी कोशिश का हिस्सा है। स्कूलों की हालत सुधारना, पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर करना, ये सब। और वो बोर्ड्स वाला क्या मामला है, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई? हाँ, और वो भी है। भारत में एक रूपता नहीं है इस मामले में। सीबीएसई है, आईसीएसई है और फिर हर राज्य का अपना अलग बोर्ड, अपना सिलेबस, अपनी किताबें, अपनी परीक्षाएं। तो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है कि आप क्या और कैसे पढ़ रहे हैं। वाकई ये तो काफी परतें हैं। कानूनी अधिकार, केंद्र राज्य का समीकरण, ढेर सारी योजनाएं, फिर ये अलग अलग बोर्ड। इस विशाल मशीनरी को समझना ही अपने आप में एक काम है। तो ये तो हुई तस्वीर आज की, पर जाहिर है चीजें बदल रही हैं या बदलने की कोशिश हो रही है। इन नोट्स में सुधारों का काफी जिक्र है, खासकर एक बड़ी चीज का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020। इसके बारे में काफी चर्चा हुई है। नोट्स का खास बताते हैं इसके बारे में। NEP 2020 वाकई में एक बड़ा कदम है। कम से कम कागज पर तो यही लगता है। सबसे ज्यादा चर्चा शायद इसके नए 5+3+3+4 वाले ढांचे की हुई है। जिसने पुराने 10+2 सिस्टम की जगह ली है। हाँ, ये 5+3+3+4 मैंने भी सुना है। इसका मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ क्लास के ग्रुप्स को बदलने जैसा है या कुछ और भी है? और क्लास 1-2 शामिल है। इसे सबसे अहम माना गया है। यहाँ जोर रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि खेल, कहानियों, एक्टिविटी, इन सब के जरिए सीखने पर है। नोट्स बताते हैं कि इसके पीछे आइडिया ये है कि दिमाग का विकास सबसे तेजी से इन्हीं शुरुआती सालों में होता है और यही नींव मजबूत करनी है। अच्छा, खेल खेल में सीखना। बिल्कुल। फिर आता है 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 3 to 5, फिर 3 साल का मिडिल स्टेज, क्लास 6 to 8 और आखिर में 4 साल का सेकेंडरी स्टेज, क्लास 9 to 12। हर स्टेज के लिए सीखने के लक्ष्य अलग-अलग तय किए गए हैं। और भाषा के लेकर भी कुछ बड़ा बदलाव था शायद, सुना है मैंने। बिल्कुल।
एनईपी कहते हैं कि जहां तक मुमकिन हो कम से कम क्लास 5 तक और हो सके तो क्लास 8 तक पढ़ाई का मीडियम बच्चे की मातृभाषा या घर की भाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। ओह, जोर देते हैं कि ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है बल्कि बेहतर सीखने के लिए जरूरी है। बच्चे अपनी भाषा में कॉन्सेप्ट्स ज्यादा आसानी से और गहराई से समझते हैं। हाँ, ये बात तो सही लगती है। हालांकि नोट्स ये भी इशारा करते हैं कि इसे लागू करना खासकर शहरों में जहां क्लास में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं आसान नहीं होगा। ये तो सोचने वाली बात है। प्रैक्टिकल चुनौती होगी है। और क्या बड़े बदलाव हैं एनईपी में? एक और बड़ा फोकस है वोकेशनल एजुकेशन, यानी आप कह लीजिए हाथ के हुनर या काम धंधे से जुड़ी पढ़ाई पर। इसे क्लास 6 से ही शुरू करने की बात है, जिसमें इंटर्नशिप वगैरह भी शामिल हो सकती है। आइडिया ये है कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने के लिए ना हो, बल्कि बच्चे असल दुनिया के लिए तैयार हों। ये तो बहुत जरूरी लगता है आजकल। जी, फिर बोर्ड परीक्षाओं का हवा कम करने की भी कोशिश है। साल में 2 बार परीक्षा का विकल्प देना, रटने की जगह असल समझ और काबिलियत को परखने पर जोर, ये सब बातें कही गई हैं। हायर एजुकेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की बात है, जैसे आप साइंस के साथ म्यूजिक पढ़ सकें, इस तरह के मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शन। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। और टेक्नोलॉजी का रोल? आजकल तो हर चीज में टेक्नोलॉजी है। हाँ, एनईपी ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाने की बात है, जो इस पर गाइडेंस देगा। डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देना इसका एक अहम हिस्सा है। तो कुल मिलाकर एनईपी 2020 तो काफी महत्वाकांक्षी लगती है। बहुत सारे बदलाव एक साथ, लेकिन सुधार तो पहले भी हुए हैं। नोट्स में आरटीई और समग्र शिक्षा अभियान का भी जिक्र है। उनकी क्या भूमिका रही है? देखिए, आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार कानून, जैसा हमने पहले बात की, उसने कानूनी तौर पर बच्चों को स्कूल तक लाने का रास्ता खोला, खासकर उन बच्चों के लिए जो पहले सिस्टम से बाहर थे, गरीब या वंचित बच्चे। और समग्र शिक्षा अभियान जो पुरानी योजनाओं को मिलाकर बना है, वो स्कूलों की बिल्डिंग सुधारने, टॉयलेट बनवाने, टीचर भर्ती करने, उनकी ट्रेनिंग करवाने, इन जैसे कामों पर फोकस करता रहा है। ये एक तरह से बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिशें हैं, नींव बनाने का काम। इंफ्रास्ट्रक्चर। और डिजिटल दुनिया में क्या हो रहा है? आपने एनईपी के संदर्भ में इसका जिक्र किया, जी। पर नोट्स में शायद और भी डिजिटल पहलों की बात है। हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में, खासकर कोरोना के बाद, डिजिटल एजुकेशन पर जोर बहुत बढ़ा है। नोट्स में DIKSHA पोर्टल का जिक्र है। जी। ये असल में शिक्षकों के लिए एक खजाना जैसा है, जी। जहां उन्हें पढ़ाने के नए तरीके, क्लास के लिए रेडीमेड डिजिटल सामग्री, ये सब मिलता है। अच्छा, टीचर्स के लिए। जी। फिर स्वयं प्लेटफॉर्म है। ये उन लोगों के लिए है जो घर बैठे यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्तर के कोर्स करना चाहते हैं। कई तो मुफ्त में भी उपलब्ध है। ठीक है। ई पाठशाला भी है, जहां स्कूली किताबें और दूसरी सामग्री डिजिटल फॉर्म में मिलती है। ओके। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये डिजिटल बदलाव सिर्फ कुछ वेबसाइट्स या ऐप बनाने तक सीमित नहीं है। ये पढ़ाने और सीखने के तरीके को ही बदल रहा है। ऑनलाइन क्लास, डिजिटल होमवर्क, वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट्स, ये सब अब हकीकत है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी चुनौती भी छिपी है, जिसका जिक्र नोट्स करते हैं। वो चुनौती क्या है? आप शायद डिजिटल डिवाइड की बात कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। वो है डिजिटल डिवाइड, यानी डिजिटल खाई। और ये सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन ना होने की बात नहीं है। नोट्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर डिवाइस है भी, तो क्या उसे इस्तेमाल करने का सही माहौल है? क्या घर में पढ़ने की जगह है? क्या बिजली आती है? क्या इंटरनेट डेटा पैक खरीदने के लिए पैसे हैं? और क्या टीचर और बच्चे दोनों ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में सहज हैं? हाँ, ये सारे सवाल बहुत जरूरी है। ये डिजिटल खाई शिक्षा में एक नई तरह की असमानता पैदा कर रही है और नोट्स इसे एक बड़ी चिंता मानते हैं। ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है। टेक्नोलॉजी एक तरफ मौके बना रही है, दूसरी तरफ खाई भी चौड़ी कर सकती है। अच्छा, डिजिटल और अकादमिक सुधारों के अलावा नोट्स में कौशल विकास यानी स्किल्स डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY और IT पॉलिटेक्निक्स का जिक्र है। ये कैसे फिट होते हैं पूरी तस्वीर में? देखिए, ये सीधे सीधे पढ़ाई को रोजगार से जोड़ने की कोशिश है। PMKVY का लक्ष्य है युवाओं को छोटी अवधि की ऐसी ट्रेनिंग देना जो इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक हो, ताकि उन्हें नौकरी मिलने में आसानी हो।
ITI और पॉलिटेक्निक तो पारंपरिक रूप से तकनीकी हुनर सिखाने के केंद्र रहे हैं। सरकार इनके नेटवर्क को बढ़ाने और इनकी क्वालिटी सुधारने पर भी ध्यान दे रही है, जैसा कि नोट्स बताते हैं। कोशिश ये है कि हर युवा के पास कोई ना कोई हुनर जरूर हो। तो मतलब पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं, हुनर भी दे। बिल्कुल। और इसमें प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका है? क्या नोट्स में इसका भी जिक्र है, सरकारी कोशिशों के अलावा? हाँ, नोट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल का उल्लेख है, जिसके तहत सरकार और निजी कंपनियां मिलकर स्कूल या कॉलेज चला सकती हैं। इसके अलावा बड़ी कंपनियां अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत भी शिक्षा के क्षेत्र में पैसा लगा रही हैं, जैसे स्कूल बनवाना, स्कॉलरशिप देना वगैरह। तो सरकार अकेले नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी मैदान में है। इसके अपने फायदे नुकसान होंगे? निश्चित रूप से। नोट्स इस पर कोई सीधा फैसला नहीं सुनाते, लेकिन ये इशारा जरूर करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के आने से संसाधन तो बढ़ सकते हैं, शायद नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, लेकिन साथ ही ये भी चिंता रहती है कि कहीं शिक्षा बहुत महंगी ना हो जाए या मुनाफा कमाने के चक्कर में क्वालिटी से समझौता ना हो। ये एक बहस का मुद्दा है। ये संतुलन बनाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो हमने संरचना समझी, बड़े सुधारों पर बात की जिसमें NEP, डिजिटल पहल, स्किल डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका शामिल है। लेकिन कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। नोट्स में चुनौतियों का भी जिक्र होगा। कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं भारतीय शिक्षा के सामने? नोट्स क्या कहते हैं इस बारे में? चुनौतियां कई हैं और काफी गंभीर हैं। नोट्स जिन पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं उनमें पहली है पहुंच और बराबरी की कमी, एक्सेस और इक्विटी। खासकर गांव और दूर दराज के इलाकों में अच्छे स्कूल, ट्रेन्ड टीचर और पढ़ाई के साधनों की भारी कमी है। शहरों के प्राइवेट स्कूल और गांव के सरकारी स्कूल के बीच की खाई वो बहुत चौड़ी है। लड़कियों की शिक्षा में भी अभी कई बाधाएं हैं कई इलाकों में। ये तो बुनियादी समस्या है। पहुंच ही नहीं है तो आगे क्या होगा? और पढ़ाई की क्वालिटी, क्या जो पढ़ाया जा रहा है वो काफी है, वो असरदार है? ये दूसरी बड़ी चुनौती है जिसकी तरफ नोट्स इशारा करते हैं। क्वालिटी और प्रासंगिकता, मतलब गुणवत्ता और रेलेवेंस। अक्सर पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान और परीक्षा पास करने तक सिमट कर रह जाती है। बच्चे सीख तो रहे हैं, पर क्या वो असल जिंदगी की समस्याओं को हल करने के काबिल बन रहे हैं? क्या उनमें सोचने, समझने, सवाल पूछने की क्षमता विकसित हो रही है? नोट्स कहते हैं कि यहाँ अभी बहुत काम करने की जरूरत है। व्यवहारिक ज्ञान और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर कम है। रट्टा मारना बनाम असल समझ, ये पुरानी बहस है। बिल्कुल। और डिजिटल डिवाइड वाली चुनौती तो हमने पहले ही डिस्कस की, वो बहुत बड़ी है। हाँ। और चौथी बड़ी चुनौती है सिलेबस या पाठ्यक्रम का पुराना पड़ जाना, आउटडेटेड सिलेबस। दुनिया तेजी से बदल रही है, नई तरह की नौकरियां आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रही है? नोट्स सवाल उठाते हैं कि क्या हमारा सिलेबस रोजगार बाजार की जरूरतों के हिसाब से लगातार अपडेट हो रहा है? ऐसा लगता है कि इसमें हम थोड़ा पीछे हैं। तो ये तो काफी सारी चुनौतियां हैं, पहुंच, क्वालिटी, डिजिटल खाई और पुराना पढ़ता सिलेबस, एक के बाद एक। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हमें इन नोट्स से मिली जानकारी का निचोड़ निकालना हो तो क्या कहेंगे? भारतीय शिक्षा आखिर किस दिशा में जा रही है? क्या कोई उम्मीद है? देखिए, निचोड़ ये है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली एक बहुत विशाल और कहना चाहिए जटिल समंदर है। इसमें लहरें उठ रही हैं, बड़े सुधारों की लहरें, खासकर NP 2020 के रूप में, जो नींव को मजबूत करने, हुनर सिखाने, लचीलापन लाने और टेक्नोलॉजी को अपनाने पर केंद्रित है। ये अच्छी बात है कि बदलाव की कोशिश हो रही है, दिशा सही पकड़ने की कोशिश है। लेकिन साथ ही गहरे पानी में बड़ी चट्टानें भी हैं। पहुंच की समस्या, क्वालिटी का सवाल, डिजिटल विभाजन की खाई और भविष्य के लिए तैयार न होने की चिंता। नोट से यही समझ आता है कि दिशा तो सही पकड़ने की कोशिश है, लेकिन रास्ता लंबा और मुश्किलों भरा है। इन सुधारों की कामयाबी इस पर निर्भर करेगी कि हम इन चुनौतियों से कितनी ईमानदारी और असरदार तरीके से निपटते हैं, जमीन पर कितना काम होता है। ये वाकई एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातचीत रही। इन नोट्स के जरिए भारतीय शिक्षा की इस उलझी हुई तस्वीर को समझने में वाकई मदद मिली। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। ये सीधे तौर पर शायद नोट्स में ना हो, पर उनसे ही जुड़ा है। NEP 2020 में जो बात कही गई है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण या वोकेशनल ट्रेनिंग को स्कूल के शुरुआती सालों से ही जोड़ा जाए,
अगर ये वाकई में सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो सोचिए कि आने वाले 15-20 सालों में ये भारत के युवाओं, यहाँ के वर्कफोर्स और पूरी अर्थव्यवस्था को किस तरह से बदल सकता है। क्या ये सिर्फ नौकरियां देगा या समाज में काम को देखने का नजरिया भी बदलेगा? एक जरूरी सवाल, सोचने के लिए एक अच्छी बात। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।